मैं आज सख्त झुंझलाया हुआ था। मैं इतने दिनों से शब्बो से बात करना चाहता था, मगर शब्बो की अम्मा उसे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती थी। आज भी मैं इसी उम्मीद पर था कि मैं शब्बो से दिल की बात कर लूं, मगर आज भी उसकी माँ उसे परों में छुपाकर साथ ही ले गई थी। गुस्सा मुझे शब्बो पर था। क्या वो कोई बहाना बनाकर मेरे पास कुछ देर के लिए रुक नहीं सकती थी? आज सारी रात मैं यही दुआ करता रहा था कि शब्बो की माँ को कुछ हो जाए और वो कल उसके साथ ना आ सके। शायद ये कबूलियत का वक्त था कि सुबह होते ही शब्बो की माँ को तेज बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया था और शब्बो फिर अपने बाप के साथ कोठी में दाखिल हुई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैली हुई थी। वो शर्माते हुए मुझे देख रही थी। मैं उसके अंदाज से निस्सार होकर रह गया था। तभी उसका बाप उसे छोड़कर चला गया था। अब इसको कोठी में मेरे और शब्बो और बड़ी मालकिन के अलावा और कोई नहीं था। बड़ी मालकिन तो मगरूर थी और वो अपने कमरे में ही महदूद रहती थी। आज कितने दिन के बाद मैंने एक पुरसुकून लहर अपने वजूद में उतरती हुई महसूस की थी। मुझे पहली बार शब्बो से अकेले में बात करने का मौका मिला था। तभी वक्त ज़ाया किए बगैर मैं किचन में आ गया था, जहां पर शब्बो बर्तन धो रही थी और मैं उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। शब्बो मेरी आमद से बेखबर थी। वो अपनी आवाज में हल्के अंदाज में, अपनी सुरीली आवाज में गुनगुना रही थी कुछ। मैं उसकी ये खूबसूरत आवाज के सहर में खो गया था। अचानक से शब्बो पीछे हटी और मुझसे बुरी तरह टकरा गई थी। उसका चेहरा हया की लाली से सुर्ख पड़ चुका था और वो खासी घबराई हुई नजर आने लगी थी। इस वक्त तो मुझे कुछ और ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने दिलचस्पी से उसे सर से लेकर पांव तक देखा और उसके मजीद करीब आकर खड़ा हो गया। मैं उसकी गर्म गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। मैंने मेकानगी अंदाज में शब्बो का हाथ थामा था और फिर उसके हाथ की पुश्त पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त कर दी थी। शब्बो का चेहरा हया की लाली से सुर्ख पड़ गया था। फिर मैं उसे लेकर एक कमरे में आ गया था। बेगम साहिबा तो अपने कमरे में आराम कर रही थी। उनकी मुलाजमा किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। ऐसे में हम दोनों के पास मौका था। मैं उसे सामने बिठाकर कितनी देर तक उसके चेहरे की तरफ देखता रहा था। मेरी नजरें उसके चेहरे का तवाफ करते हुए नहीं थक रही थी और फिर नजरों की गुस्ताखी बढ़ने के साथ साथ मेरे जज्बात भी बदलने लगे थे। रफ्ता रफ्ता हम दोनों के दरमियान से अजनबियत की तमाम दीवारें गिरती चली गई थी और जब ये जज्बात का तूफान थमा तो शब्बो हक तक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जज्बात की रूह में वो भी बह गई थी और अब जब हमारे होश संभले तो मुझे अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ। अब मैं सख्त पशेमा था। अपने किए पर पछता रहा था। शब्बो अब बुरी तरह से रोने लगी थी। मैं उसे यूं रोते हुए देखकर अपनी ही नजरों में चोर बन के रह गया था और उसे तसल्ली देने लगा कि तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, हम जल्दी शादी कर लेंगे। मगर शब्बो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी, अपने हवासों में नहीं थी। मैंने बमुश्किल उसे खामोश करवाया और उसे कहने लगा कि इस तरह से अपना और मेरा तमाशा मत बनवाओ। कुछ नहीं होगा, मैं जल्द ही तुम्हारी अम्मी से अपनी और तुम्हारी शादी की बात करूंगा, फिक्र मत करो। मेरी बात सुनकर शब्बो को तसल्ली हो गई थी, मगर अभी भी उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे। जब हम दोनों कमरे से बाहर आए तो लाउंज में मुसलसल फोन बज रहा था। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ बेगम साहिबा थी। मेरी आवाज सुनकर उन्होंने गहरी सांस ली और बिना हाल अहवाल पूछे मायने खेज अंदाज में पूछने लगी कि तुम्हें जो मैंने जैतून का तेल दिया था वो तुम इस्तेमाल कर रहे हो? बेगम साहिबा की इंतहाई गैर मुतवक्को बात सुनकर मैं हैरान परेशान रह गया था। मैंने बेगम साहिबा को कहा कि मैं आपकी बताई हुई तरकीब के मुताबिक इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सुनकर बेगम साहिबा बहुत खुश हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस चीज पर इनके खुश होने की क्या तुक बनती थी। आखिर बेगम साहिबा ने मुझे जैतून का तेल खास तौर पर क्यों दिया था और इसे इस्तेमाल करने की खास तौर पर ताकीद किस लिए की थी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे जहन के पर्दे पर जब बेगम साहिबा की नजरें टकराती थी तो मैं इनकी नजरों के मफहूम के मुतल्लिक सोचने लगता था। मुझे लगता था कि शायद वो हवस भरी नजर से मुझे देख रही थी, मगर फिर मैं इस बात को अपना वहम समझकर छटक देता और ये सोचने लगता कि ऐसा नहीं हो सकता। बेगम साहिबा तो मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं, भला वो मेरे बारे में ये सब कैसे सोच सकती हैं? दिन तेज से गुजरते जा रहे थे। इस दिन के बाद से हम दोनों ने एक दूसरे के करीब नहीं आए थे। यूं भी शब्बो की माँ हर वक्त उसके साथ ही रहती थी। वो एक पल के लिए भी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ती थी और अब मैं भी इस बात पर, जो कुछ मुझसे हो चुका था, बहुत पशेमा था। मैं शब्बो की माँ से अपनी शादी की बात करना चाहता था। जब ही एक दिन शब्बो ने रोते हुए मुझे बताया कि उसके रिश्ते आ रहे हैं और माँ इन रिश्तों पर गौर कर रही है। माँ का ज्यादा झुकाव अपने भांजे की तरफ है। इसी दिन मैंने शब्बो की माँ के सामने अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया था,
मगर शब्बो की माँ को ना जाने मुझसे क्या परखाश थी। उसने ये सुनते ही फौरन इनकार कर दिया और कहने लगी कि मुझ पर मेरी बेटी भारी नहीं है जो मैं उसे तुम्हारे पल्ले से बांध दूं। शब्बो की माँ इस हकीकत से भी नजर चुरा रही थी कि उसकी बेटी भी मुझे पसंद करती है। कुछ दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि बेगम साहिबा पाकिस्तान वापस आ रही हैं और ये सुनकर फिर से मेरी नजरों के सामने बेगम साहिबा की बेबाक नजरें घूम गई थी। न जाने क्यों मैं बेगम साहिबा की मौजूदगी में बेचैनी महसूस करता था और जितनी देर भी मैं इनके सामने रहता था मेरी कैफियत अजीब सी रहती थी। शायद इसकी वजह बेगम साहिबा का वो लिबास था जो उन्होंने ज़ेबतन किया होता था। वो इनके अंदाज भी बेबाकाना होते थे और वो हद से बढ़कर मॉडर्न थी। कभी कभी तो इन्हें देखकर मेरी नजरें शर्म से झुक जाया करती थी। बेगम साहिबा की सास इनके पहनावे पर सख्त मोतरस होती थी। इन्हें अपनी बहू का ऐसा लिबास पहनना अच्छा नहीं लगता था, जहर लगता था। वो मुलाजिमों के सामने इन्हें टोक दिया करती थी, जबकि बेगम साहिबा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मुझे तो बेगम साहिबा के शौहर पर हैरत होती थी, जिन्हें अपनी बीवी के इस अंदाज पर बिल्कुल भी एतराज नहीं था। जाने वो किस कमाश के इंसान थे जो अपनी बीवी को इस बात पर टोकते ही नहीं थे। मगर फिर मैं ये सोचकर खामोश हो जाता कि इन दोनों का जाती मामला था। अमजद को सबसे ज्यादा बेगम साहिबा की इस बात ने हैरान किया था। जब बेगम साहिबा ने खास तौर पर उसे जैतून का तेल देकर कहा कि इसका इस्तेमाल करना, ये तुम्हें बहुत ताकत देगा। इनके अल्फाज के साथ साथ इनका अंदाज खासा मायने खेज था, जिसे समझकर एक पल को मैं ठटक कर रह गया था। मगर फिर मैंने ये सोचकर सर झटक दिया था कि ये मेरा वहम भी हो सकता है। भला बेगम साहिबा मुझ पर क्यों बुरी नजर रखने लगी। कुछ दिन बाद बेगम साहिबा आ गई थी और हस्बे मामूल उन्होंने ऐसा लिबास जेबतन कर रखा था जिसको देखकर मेरी निगाहें शर्म से झुक गई थी। इस बार इनके शौहर इनके साथ नहीं थे। इस बार बेगम साहिबा अकेली आई थी और कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने वापस चले जाना था। ये सोचकर मैंने खुद को तसल्ली दी कि कुछ दिन की ही तो बात है, इसके बाद बेगम साहिबा वापस चली जाएंगी। तभी मैं इनका सामान उठाकर कमरे में आ गया था। बेगम साहिबा ने आने से ये फायदा हुआ था कि शब्बो अब रोजाना कोठी में आने लगी थी। बेगम साहिबा रोज सुबह होते ही घर से निकल जाती और कभी शाम ढले तो कभी रात गए तक वापस आती थी। मगर वो खाने पर अच्छा खासा एहतमाम करती थी। वो खुद खाना भी ना खाती मगर खाने पर एहतमाम जरूर करती थी और इनकी वजह से हमें भी नित नए मजे मजे के खाने खाने को मिलते थे। इस दिन बेगम साहिबा घर जल्दी आ गई थी। शाम को शब्बो अपनी वालदा के साथ घर चली गई थी। मैं दरवाजे के पास बैठकर अपनी ड्यूटी दे रहा था जब रात के वक्त बेगम साहिबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। मैं हैरान रह गया कि इस वक्त बेगम साहिबा को मुझसे क्या काम था। यही सोचता हुआ जब मैं इनके कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। जब मैं यतीम खाने में पला बढ़ा था, मैं नहीं जानता था कि मेरे माँ बाप कौन थे और उन्होंने मुझे पैदा होते ही क्यों फेंक दिया था। आया भी का कहना था कि मैं यतीम खाने के दरवाजे के सामने इन्हें मिला था। मैंने मैट्रिक तक यतीम खाने में ही तालीम हासिल की थी और फिर जब मैं 18 साल का हुआ तो मुझे यतीम खाने वालों ने वहां से बाहर निकाल दिया था। मेरे पास ना हुनर था ना कोई तालीम थी जिसकी बिना पर मैं कहीं पर नौकरी करता और अपना गुजारा कर सकता। मैं इस दिन रोड पर चल रहा था और मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे थे। जब जेब में पैसे भी नहीं थे। कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं ललचाई हुई नजरों से इन बड़ी बड़ी दुकानों को और इन रेस्टोरेंट्स को देख रहा था। मैं जिंदगी में पहली बार यतीम खाने से बाहर की दुनिया देख रहा था और ये जिंदगी यतीम खाने की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ थी। इस जिंदगी में रंगीनी थी, खूबसूरती थी, मगर इन लोगों के लिए जिनके लिए जेब में पैसे हों। मैं ये सब कुछ देखता हुआ चल रहा था और फिर फुटपाथ पर एक किनारे पर टिक कर बैठ गया था। मैं जिंदगी में पहली बार इस कदर लोगों का हुजूम अपने आसपास देख रहा था। तभी मेरे पास एक गाड़ी आकर रुकी। इस गाड़ी में खूबसूरत सी तरहदार औरत बैठी हुई थी जो मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी। वो मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने जब इर्द गिर्द देखा तो यहाँ पर बैठे बैठे मुझे बहुत देर गुजर गई थी। आधी रात का वक्त गुजर गया था। तमाम दुकानें बंद हो गई थी और अभी इक्का दुक्का लोग यहाँ से गुजर रहे थे। वो औरत इस बड़ी सी गाड़ी में अकेली थी और खुद ही गाड़ी चला रही थी। मैं इसकी बात सुनकर चुप का चुप रह गया। यूं भी मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। मैं भूख की वजह से निढाल हो रहा था, प्यास की वजह से हलक में कांटे उग रहे थे। उसने तभी मुझे अपनी गाड़ी में अपने साथ सवार कर लिया, मुझे घर लेकर आई, मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए और मेरा हाथ मुंह धुलवाया, मुझे खाना दिया। मैंने अपने साथ बीती हुई तमाम बातें इस औरत को बता दी थी। ये सुनकर वो काफी देर चुप रही मगर गहरी भरपूर नजरों से देखती रही मुझे। इसकी नजरों से मुझे उलझन हो रही थी। तभी वो मुझे कहने लगी कि आज से तुम मेरे साथ काम करोगे, इस घर में तुम चौकीदारी करोगे और इसी घर में रहोगे। यहाँ पे मेरी सास और उनकी मुलाजमा के अलावा और कोई भी नहीं होता। रात को भी तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था कि मुझे ठिकाना मिल गया था और रोजगार भी।
कुछ दिनों बाद बेगम साहिबा वापस चली गई थी। फिर जाते जाते बेगम साहिबा ने मुझे जैतून के तेल की शीशी दी थी। वो मुझे कहने लगी कि तुम इसका इस्तेमाल किया करो, इससे ताकतवर हो जाओगे। मैंने खामोशी से वो तेल की बोतल थाम ली थी। अभी मैं महज 18 साल का था। साल में बेगम साहिबा 2 बार आती थी और हमेशा वो मुझे जैतून का तेल लाजमी दिया करती थी। और मैं इस बात पर हैरान होता था कि जैतून के तेल में ऐसी कौन सी खास बात है जो बेगम साहिबा मुझे खास तौर पर इस्तेमाल करने को कहती हैं। इस बार बेगम साहिबा दोबारा आई तो इनकी नजरें मेरे वजूद से जैसे हट ही नहीं रही थी। इनकी नजरों से मुझे बहुत उलझन महसूस हो रही थी और जब उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो इन्हें देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। बेगम साहिबा ने सुर्ख रंग की बारीक सी नाइटी पहन रखी थी जिसमें से उनका जिस्म अयां हो रहा था और इन्हें देख देख कर मेरे जज्बात बेकाबू हो रहे थे। मैंने नजर उठाकर भी नहीं देख रहा था। बेगम साहिबा मेरे पास आकर खड़ी हो गई। इनके हाथ में जैतून के तेल की बोतल थी। वो तेल मेरे हाथ में देकर बोली कि ये लो, इस बार मैं तुम्हें ये बोतल देना भूल गई थी। इसका अच्छे से इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारी ताकत बढ़ जाए और तुम्हें आगे कोई मसला ना हो। इनकी ये बात ज़ुमाइनी अंदाज से बोलने पर मैं हक्का बक्का रह गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बेगम साहिबा आखिर मुझे जैतून का तेल क्यों इस्तेमाल करवाती हैं। रात के इस पहर मेरे सामने वो जिस तरह से नीम आया लिबास में थी, वो मुझसे क्या चाह रही थी। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहता, दरवाजे पर दस्तक हुई और ये देखकर बेगम साहिबा गड़बड़ा कर रह गई कि इस वक्त कौन आ गया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने मुलाजमा खड़ी थी जिसने बड़ी बेगम साहिबा के बारे में बताया कि उनकी तबीयत सख्त खराब हो गई है और इन्हें अस्पताल लेकर जाना है। ये सुनकर तो बेगम साहिबा सख्त बदमजा हो गई थी और मुझे उन्होंने एक हसरत भरी निगाह से देखा। मैं फौरन वहां से बाहर आ गया था और अपनी जगह पर बैठकर मैं ड्यूटी देने लगा था और मैं ये सोचने लगा कि आखिर बेगम साहिबा का क्या मकसद था। उन्होंने मुझे रात के इस वक्त अपने कमरे में क्यों बुलाया था। ये सब वो मुझे दिन के वक्त भी तो दे सकती थी। तभी मेरी नजरें जैतून के तेल पर पड़ी। ये जैतून का तेल तो मेरे लिए एक राज बन के रह गया था। मैं जल्द से जल्द ये जानना चाहता था कि आखिर इसमें इस्तेमाल की मुझे खास तौर पर ताकीद क्यों करती है और मुझे किस ताकत को बढ़ाने की बात कर रही है। इस वक्त बेगम साहिबा अपनी सास को लेकर अस्पताल चली गई थी और सुबह के करीब बड़ी बेगम साहिबा की तबीयत बेहतर हुई तो वो उन्हें लेकर घर आ गई थी। मगर इनका मूड सख्त बिगड़ा हुआ था। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। इस दिन जब शब्बो आई तो मैंने उसे देखकर ठटक कर रह गया था। वो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी। उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था और वो बौखलाई हुई सी लग रही थी। उसे देखकर मैं भी परेशान हो गया। न जाने ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से वो इस कदर परेशान हो गई थी। तभी अपनी माँ से नजर बचाकर शबो ने मेरे हाथ में एक खत दिया। मैं फौरन से वो खत लेकर साइड पे हो गया था और जो जो उस खत को पढ़ता गया मेरे हाथों के गोया तोते उड़ते गए थे। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। वो दोनों हाथों में सर थाम कर रह गया था मैं। ये सब क्या हो गया था। अब मैं इस बात पर पछता रहा था कि उस दिन मैं खुद पर अगर काबू पा लेता तो आज ये सब कुछ ना होता। तभी मेरी नजर शब्बो के चेहरे पर पड़ी। बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी। उसे देखकर मेरा दिल बुरी तरह से उदास हो गया और मैं खुद को कोस रहा था। तभी बेगम साहिबा ने शब्बो की माँ को अपने कमरे में बुला लिया था। शब्बो तन्हाई पाकर मेरे पास आकर बेताबी से बोली, अब बताओ क्या किया जाए। इस मसले का क्या हल निकाला जाए। देखो मैं खुदकुशी कर लूंगी मगर किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी। शब्बो की आंखें रोई हुई थी। मैंने उसे कहा कि अपनी माँ को बोलो कि वो तुम्हारी मेरे साथ शादी कर दे। मैं एक बार फिर से तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। हो सकता है कि वो तुम्हारी मेरे साथ शादी करने पर तैयार हो जाए। शब्बो कहने लगी, मगर ये मुश्किल है। अम्मा अपने भांजे को जुबान दे चुकी है और अब मेरी शादी की तैयारी भी कर रही है। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। इस मसले का कोई हल तो निकालना था और शब्बो को यूं मैं अकेले भी नहीं छोड़ सकता था और खुद भी उसके बगैर नहीं रह सकता था। इसी वक्त शब्बो की माँ वहां पर आ गई थी। उसने हम दोनों को जब यूं पास खड़े देखा तो सख्त गुस्से में आ गई और शब्बो को घसीटते हुए वहां से ले गई थी। इस सारे मामले को बेगम साहिबा ने बड़ी दिलचस्प निगाहों से देखा था। मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और शाम को जब शब्बो छुट्टी करके जाने लगी तो इस वक्त भी शब्बो की माँ कोठी के अंदर ही मसरूफ थी। शब्बो का दिल घबरा रहा था। तभी वो लॉन में आ गई और जब मैंने उसे देखा तो उसके पास चला गया और उसे कहने लगा कि मुझे बताओ आखिर इस मसले का क्या हल किया जाए। मुझे देखकर वो फिर से फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी कि अगर अम्मा अब्बा को ये बात पता चल गई तो वो मुझे जान से मार देंगे। तुम नहीं जानते मेरे लिए जिंदगी किस कदर मुश्किल पड़ जाएगी और फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकूं। मेरे पास एक ही रास्ता है और वो है खुदकुशी, कि या तो मैं अपना आप ले लूं या मरने के लिए छोड़ दूं। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं शब्बों को लेकर यहाँ से दूर भाग जाऊं। तभी उसकी माँ उसे आवाजें देने लगी तो वो फौरन वहां से तेजी से निकलकर अपनी माँ के पास चली गई। उसके जाने के बाद मैं इन्हीं सोचों में गुम था। रात को मैं लॉन में यहाँ से वहां टहल रहा था जब ही मुझे अपने आसपास एक मशहूर कुन खुशबू महसूस हुई और जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहां पर बेगम साहिबा खड़ी थी। आधी रात का वक्त था।
हर सू चांद की चांदनी बिखरी हुई थी। ऐसे में बेगम साहिबा इस चांदनी रात में चांदनी का हिस्सा ही मालूम हो रही थी, और ऊपर से उन्होंने लिबास भी ऐसा पहन रखा था जो उन्हें अया कर रहा था, जो किसी के जज्बात भी भड़काने के लिए काफी था। मैंने उन्हें देखकर नजरें चुराई। वो वहां से गुजरने लगा। जब उन्होंने बात की तो मुझे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। वो मुझे कहने लगी कि तुम्हारा शब्बों के साथ क्या मामला चल रहा है। उनकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और कह गया कि आपको गलत फहमी हुई है, हम दोनों के दरमियान क्या चलना है। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंस पड़ी और कहने लगी कि हम इस उम्र से निकल चुके हैं और इन सब चीजों के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं जानती हूँ कि कोई ऐसी बात है जो तुम दोनों को सबसे छुपा रहे हो, और तुम दोनों नहीं चाहते कि वो किसी दूसरे को मालूम हो। उनकी बात सुनकर मेरा हलक तक खुश्क हो गया था, और मैं ये सोचकर परेशान हो गया था कि अगर उन्होंने किसी के सामने ऐसी वैसी कोई बात कर दी तो न जाने क्या होगा। तभी वो कहने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि शब्बो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं यकटक बेगम साहिबा को देखता रह गया था। ये बात उन्हें कैसे मालूम हुई। जब उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी तो वो फिर से जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि तुम ये सोच रहे होगे कि ये बात जो किसी को भी मालूम नहीं है मुझे कैसे पता चली। तो चलो मैं तुम्हारी उलझन दूर कर देती हूँ। आज जब तुम शब्बो से बात कर रहे थे तो मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी, और तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम किस वजह से परेशान हो। मैं सबसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसकी शर्त एक है कि तुम्हें जो करने को बोला जाएगा तुम वो करोगे। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया। आप कहना क्या चाहती हैं बेगम साहिबा? आपने मुझे जवाब देने के बजाय नए सिरे से लेकर पांव तक देखा था और कहने लगी कि मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए। उसकी नजरें देखकर मैं जी जान से काम कर रह गया था। मेरा सर खुद ब खुद ही शर्म से झुक गया था। इस दिन शब्बों के साथ जो कुछ भी हुआ था वो गैर इरादी तौर पर हुआ था, मगर अब बेगम साहिबा के साथ जानते बूझते ये सब करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। यूं भी वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ी थी और मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता था। मुझे चुप देखकर बेगम साहिबा कहने लगी कि तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हारी ये बात सब लोगों को मालूम हो जाए? मैंने नफी में सर हिलाया तो वो कहने लगी कि जैसे जैसा मैं कहती जाऊं तुम वैसा वैसा करते जाओ। और फिर मैं मरे मरे कदमों से इनके साथ कमरे में दाखिल हो गया था, और तब इनकी फरमाइश पर वो सब करता गया जो वो चाहती थी। पूरी रात यूं ही गुजर गई। सुबह जब मैं अपने कमरे में आया तो मैं बहुत ही ज्यादा निढाल था और सख्त परेशान था कि अब क्या होगा। एक तरफ शब्बों की परेशानी थी तो दूसरी तरफ बेगम साहिबा की धमकी मुझे मजीद खौफजदा कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सब से कैसे निकलूं। शब्बों से मैं बहुत मोहब्बत करता था, उसे शादी करना चाहता था। इस मुसीबत की घड़ी में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, मगर न जाने उसके माँ बाप को मुझसे क्या परखाश थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम था जब शब्बों की माँ घर में दाखिल हुई और दंदनाते हुए मेरे सर पर पहुंच गई। वो मुझे गालियां कोसने बद्दुआएं दे रही थी, और उसके शोर की आवाज सुनकर बेगम साहिबा भी वहां पर आ गई, और जब उन्हें ये सब पता चला तो वो चुप की चुप रह गई। यूं भी वो सब कुछ पहले से ही जानती थी। वो तभी शब्बों की माँ को अपने साथ कमरे में ले गई, और मैं नहीं जानता था कि इन दोनों में क्या बात हुई। इसके बाद शब्बों की माँ ने मुझसे किसी किस्म की कोई बात नहीं की थी, और अब वो शब्बों को भी यहाँ पर नहीं लाती थी। रोजाना बेगम साहिबा मुझे अपने कमरे में बुलवा लेती, और मैं ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाता। बेगम साहिबा ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी शब्बों से शादी करवा देंगी, और फिर इस वजह से मैं इनकी हर बात मानता गया था। तभी बेगम साहिबा ने मुझे कहा कि अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि मैं तुम्हें जैतून का तेल क्यों इस्तेमाल करवाती थी। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया था। तभी वो जोर जोर से हंस पड़ी और कहने लगी कि क्योंकि इससे बहुत बड़ी ताकत बढ़ती है, और अब तुम्हें अंदाजा हो गया है कि तुम्हारी ताकत आम लोगों से कुछ ज्यादा है। वो रोजाना ही मुझे कमरे में जाने के बाद जैतून का तेल इस्तेमाल करवाया करती थी। शायद बेगम साहिबा की मुझ पर शुरू से ही नजर थी, जब भी उन्होंने काफी पहले ही मुझे ये जैतून का तेल इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया था। और अब बेगम साहिबा के वापस जाने में चंद ही दिन बाकी थे। अब मैं सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकता, मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा, यहाँ से चला जाऊंगा। तब तक बेगम साहिबा की उंगलियों पर नाच सकता था। मुझे शब्बों की परेशानी थी, इसको मैं अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था। अगर मैं बाकी लड़कों जैसा होता तो मैं इसको कभी परवाह ना करता और इसे छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाता, मगर मैं ये कमजोरी वाला काम नहीं कर सकता था। और इस दिन मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही थी जब शब्बों की माँ ने खुद मुझसे कहा कि मैं शब्बों के साथ सादगी से निकाह कर लूं। ये सुनकर मैं खुशी से खिल उठा था, और जब मैं शब्बों को लेकर अपने क्वार्टर में आया तो बेगम साहिबा ने मुझे अपने कमरे में तलब कर लिया था। उनका कहना था कि तुम्हारी शादी मैंने करवाई है, और इस तरह से मेरा हक तुमसे खत्म नहीं हुआ। अब मैं दोनों हाथों से सर थाम कर रह गया था। बेगम साहिबा की शिद्दतों का सामना करना मेरे बस में नहीं था। मैंने इसी परेशानी में था जब ये अचानक से बेगम साहिबा के शौहर घर में आ गए। उन्होंने बेगम साहिबा को सरप्राइज दिया था और बिना बताए वो यहाँ पर आ गए थे। इन्हें देखकर बेगम साहिबा तो हैरान परेशान रह गई थी, मगर मैं ये देखकर बहुत खुश हुआ था कि अब साहब जी की मौजूदगी में बेगम साहिबा मुझे इस सब के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। और फिर मैंने एक और जगह पर काम ढूंढना शुरू कर दिया था, और शब्बों को भी मैंने अपने फैसले से आगाह कर दिया था। और फिर
मुझे एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजमत मिल गई थी और वहां पर रिहाइश का बंदोबस्त भी था। उनकी तनख्वाह भी यहाँ के मुकाबले में ज्यादा थी। जब वहां पर मुझे नौकरी मिल गई तब मैंने बेगम साहिबा को ये बात बताई। ये सुनकर बेगम साहिबा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मुझे तनख्वाह बढ़ाने का लालच भी दिया, मगर मैं अब यहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता था। वहां से दूर आकर मैंने और शब्बो ने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। मैं उसे पाकर बहुत खुश था। और फिर कुछ टाइम के बाद अल्लाह पाक ने हमें एक बेटे की नेमत से भी नवाज दिया था। शब्बो के माँ बाप अक्सर यहाँ पर आते थे और जब वो शब्बो को मेरे साथ खुशबाश देखते तो वो ये सब देखकर मुतमईन हो जाते थे। बेगम साहिबा कई बार मेरे रास्ते में आई, मगर हर बार मैंने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। कई बार उन्होंने मुझे धमकी दी कि मुझे लालच दिया, मगर मैं दोबारा इनके चुंगल में फंसना नहीं चाहता था। और अब मैंने सुना था कि उन्होंने घर में कोई और नौजवान मुलाजिम रख लिया था और यकीनन अब वो सब इसको खुद को तस्कीन पहुंचाने के लिए उससे भी कम करवाती होंगी।